साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों। ये खबर वैसे तो आपके सामने हो सकता आई होगी, आपने देखा होगा, आप न्यूज़ आर्टिकल समझकर आपने पढ़ा होगा या छोड़ दिया होगा या फिर स्कैन किया होगा आपने, हो सकता है आपने फीचर राइटिंग भी समझ लिया हो। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं इसी खबर को आपके सामने तथ्यों के साथ और रिसर्च के साथ दिखाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि ये एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है। ये एक ऐसी चीज है जिसे नैरेटिव में गूंथकर आपके दिमाग के भीतर घुसाने की, आपके दिमाग को विकृत करने की कोशिश की जाती है, जिसमें जो गंदी तो क्या कहेंगे, मतलब ऐसी खबर जो नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाकर आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में घुसाने की साजिश रची जाती है और हमको पता भी नहीं चलता। ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, अभी मैं आपको खबर दिखाऊंगा, ये जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है और ये मीडिया है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर, मानवाधिकार के नाम पर ये खेल खेलता है। अब मैं आपको दोस्तों वो न्यूज़ दिखाता हूँ, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2 दिन पुरानी खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, इसका हेडर देखिए, 2 मिनट्स मोर प्लीज, जॉयज एंड सॉरो ऑफ बीइंग इन लव विथ उमर खालिद। उमर खालिद कौन है? आपको याद है? बिल्कुल याद होगा दोस्तों। दिल्ली दंगों का, जो कुछ समय पहले दिल्ली में दंगा हुआ, उसके साजिशकर्ताओं में से एक है उमर खालिद और इसके जेल में 1000 दिन पूरे हो चुके हैं। और इसी मौके पर टाइम्स ऑफ इंडिया ने उमर खालिद की पार्टनर बताने वाली बनो ज्योत्सना लाहिरी की कहानी को जगह दी है। और सृष्टि जसवाल नाम की एक विवादित पत्रकार है, विवादित मैं क्यों कह रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, उसने बनो ज्योत्सना लाहिरी का इंटरव्यू करके उमर खालिद का एक आदर्श चेहरा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बड़ी गंभीरता के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा मैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस लेख में खालिद के पार्टनर ने खालिद से दूर रहने के गम को साझा किया है और उमर खालिद से अपनी जो छोटी सी मुलाकात है उसके चुंबकीय प्रभाव को जिक्र किया है, उसकी चर्चा की है। और इस लेख को लिखने वाली जो विवादित पत्रकार है सृष्टि जसवाल, उन्हें इसमें उमर खालिद का मानवीय चेहरा नजर आ रहा है। आप सोचिए, दिल्ली दंगों का आरोपी, जमानत नहीं मिल रही है, उसमें उसे मानवीय चेहरा नजर आ रहा है। और ये वही पत्रकार हैं सृष्टि जसवाल जो भगवान कृष्ण को लेकर बेहद आपत्तिजनक ट्वीट कर चुकी हैं। अब मैं क्या दिखाऊं, आप खबर देख लीजिए। और इस मामले में केस भी दर्ज हो चुका है, भगवान कृष्ण के प्रति आपत्तिजनक ट्वीट और उमर खालिद के लिए मानवीय चेहरा, है ना गजब का। और ये सब कौन करता है? ये सब मीडिया करता है दोस्तों। और जाहिर है, जब दिल्ली दंगों का एक आरोपी, उसे आप हीरो बनाने की कोशिश करेंगे तो लोगों को तो गुस्सा आएगा ना। आया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर सिर्फ ये ट्वीट दिखा रहा हूं, ऐसे कई ट्वीट देखने को मिले मुझे। आप देखिए, इसमें प्रत्याशा जी क्या लिखती हैं, उमर खालिद्स लव स्टोरी इज जर्नलिज्म नाउ। मतलब दिल्ली दंगों का एक आरोपी और उसकी प्रेम कहानी अब पत्रकारिता बन गई है। लेकिन सच्चाई क्या है? ये तो मैंने आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर दिखाई ना, अब मैं आपको आउटलुक की दिखाता हूं। इसी तरीके से उमर खालिद के समर्थन में मीडिया में खबरें डाली जा रही हैं। आउटलुक ने जब खबर छापी तो क्या लिखा, आप जरा ये देखिए, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, एक्टिविस्ट मार्क 100 days ऑफ उमर खालिद इन जेल। आप देख रहे हैं ना, खबर नहीं है, खबर के पीछे का एजेंडा आप समझिए। मैं सिर्फ आपको हेडर पढ़ के सुना रहा हूं। द प्रिंट ने भी उसी को बड़ी खबर बना दिया। आप देखिए,
Activists stand in solidarity with Umar Khalid as he completes 1000 days of incarceration in Delhi riots case. खबर नहीं है, खबर के पीछे की जो बात है उस बात को समझिए। आपको सिर्फ न्यूज़ नहीं दी जा रही है और इसीलिए ये दिखाना बड़ा ज़रूरी है। और यकीन मानिए अभी आप जब पूरा वीडियो देखेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये पत्रकारिता के नाम पर हो क्या रहा है। और इसी तरीके से मैंने तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाया, लगभग बहुत सारे मीडिया संस्थान ने, सब तो नहीं कह सकता, उसने उमर खालिद को हीरो बनाने का काम किया, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि उमर खालिद को अगर वो 1000 दिन से जेल में है तो अदालतें उसको जमानत क्यों नहीं दे रही, अदालत में क्यों नहीं मिल रही हैं। उसके पीछे तो बड़े बड़े वकील लगे हैं, क्यों नहीं मिल रही है, किसी ने नहीं बताया। कोर्ट का मानना है दोस्तों, अब इन लोगों का तो अपने मामले में कोर्ट पे भी विश्वास हट जाता है, वो तो मैं कई बार दिखा चुका हूँ और बड़े बड़े नेताओं का सुना चुका हूँ कि कोर्ट का मानना है कि उमर खालिद दिल्ली दंगों का साजिश करता है। तो ये है कहानी उमर खालिद की दोस्तों। जब उमर खालिद के बारे में इतनी सारी बात बता रहा हूँ तो कुछ जानकारी और आपको दे देता हूँ कि पिछले साल दिसंबर में बहन की शादी के लिए 1 हफ्ते की जमानत दी गई थी। तो जानते हैं शर्त भी ला दी गई थी, शर्त भी डाली गई थी, ये शर्त लगाई गई थी कि वो किसी मीडिया से ना तो बातचीत करेंगे और ना ही सोशल मीडिया पर कुछ लिखेंगे। जब उमर खालिद की ज़मानत की सुनवाई हो रही थी तब भी एक बड़ी घटना है और उसका जिक्र करना बड़ा ज़रूरी है दोस्तों। दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम नेटवर्क के कई लोग, मैं कुछ नाम बता रहा हूँ, सलमान रश्दी, अमिताभ घोष, अरुंधति रॉय, नोम चॉस्की, रोमिला थापर और पी साईनाथ जैसे लोगों ने एक पत्र के जरिए न केवल उमर खालिद का समर्थन किया बल्कि पूरी न्याय व्यवस्था से ये सवाल किया कि खालिद का क्या कसूर है। आप ये आर्टिकल में देखकर समझ सकते हैं। जबकि कोर्ट उमर खालिद को दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं में से एक मानती है, सबूत भी इसी और इशारा करते हैं, क्योंकि जमानत तो मिल नहीं रही है और ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। मगर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम तो दिल्ली दंगों को दंगा ही नहीं मानता है ना हैरानी की बात। जो आज़ाद भारत का सबसे बड़ा दंगा है दिल्ली का, आज़ादी के बाद का, उसे दंगा ही नहीं मानता है और दंगे कराने वालों को हीरो बनाने पर आमादा है। और यही काम दिल्ली दंगों के साजिशकर्ताओं में से एक, आप ये रिपोर्ट देखिए, नताशा नरवाल के साथ भी किया जा रहा है। कोर्ट नताशा को भी साजिश करने वाला मानती है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया की अब मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये भाई बहन के प्यार की कहानी से एक दूसरा नैरेटिव बनाने का खेल करता है। इसको दिल्ली दंगों का आरोपी नजर नहीं आता, इसे भाई बहन का एक प्यार, और ये सिर्फ नैरेटिव बिल्डिंग के लिए होता, आप इस बात को समझ लीजिए। और नताशा की जमानत को मीडिया यूं पेश करता है जैसे कि उसे जानबूझकर कोर्ट ने पिता के मरने के बाद जमानत दिया है। आप ये देखिए, नताशा नरवाल ग्रांटेड इंटरिम बेल डे आफ्टर फादर डाइज ऑफ कोविड। और दिल्ली दंगों की साजिश में शामिल होने के बाद भी मीडिया उसके किस बयान को प्रमुखता देता, आप जानकर हैरान हो जाएंगे। मीडिया इसी बात को प्रकाशित करता है कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। यानी अब आप देखिए, उमर खालिद, नताशा नरवाल, ताहिर हुसैन ने मिलकर, जो आज़ाद भारत का, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि आज़ादी के बाद दिल्ली में सबसे बड़ा दंगा हुआ, उन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। और जब मैं ये कहानी आपको बता रहा हूँ ना, इसमें तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप यकीन मानिए, मुझे उमर खालिद या नताशा या इन लोगों से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था इस देश की मैं भी मानता हूँ, ये लोग भी मानते हैं और सारे लोग उस पर विश्वास करते हैं। मैं तो दोस्तों आपको मीडिया की कहानी दिखा रहा हूँ, उसे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि खेल कहाँ पर हो रहा है। अब दिल्ली दंगों के साथ ही एक और चीज़ जुड़ी है, शाहीन बाग का आंदोलन। साल भर से अधिक समय तक चलने वाले इस आंदोलन का मास्टरमाइंड
शर्जील इमाम था, याद है ना आपको। और उसने क्या सोचा था? उसने ये सोचा था कि यदि भारत को घुटनों पर लाना है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मेनलैंड यानी भारत से काटने के लिए चिकन नेक की सड़कों को जाम कर दिया जाए, भारत झुक जाएगा। ये व्यक्ति सोच रहा था। आप सोच लीजिए किस लेवल तक जाकर के कोई सोच रहा है, ये समझने का काम कीजिए। और ऐसा काम करने की सोचने वाले शर्जील इमाम को लेफ्ट लिबरल मीडिया सामाजिक एक्टिविस्ट मानता है, सोशल एक्टिविस्ट मानता है। आप रिपोर्ट देख लीजिए। उसे तेज, समझदार और होनहार छात्र बताया जाता है। उसके परिवार से बातचीत करके ये रिपोर्ट तैयार की जाती है कि वो दिल से देशभक्त है और भारत देश को बहुत प्यार करता है। बताइए, भारत को घुटनों पर लाने के लिए भारत के एक हिस्से को काट दिया जाए, वो देशभक्त है। और ये लेफ्ट लिबरल मीडिया काम कर रहा है। लेकिन सोचिए, उसी शर्जील इमाम को कोर्ट से अभी तक जमानत नहीं मिली है ना। इंटरेस्टिंग खबर। और ये मीडिया के नज़र से आपको दिखा रहा हूं। अब अगर शर्जील इमाम लेफ्ट लिबरल मीडिया के लिए हीरो है, तो जम्मू कश्मीर का आतंकवादी जिसे सुरक्षा बलों ने मार गिराया, उसे भी जम्मू कश्मीर के युवाओं का हीरो बनाने का जमकर काम किया गया। किसके बारे में बता रहा हूं, आप समझ गए ना। हिंदुस्तान टाइम्स ने हिजबुल आतंकवादी बुरहान वानी को एक ऐसे हीरो के रूप में पेश किया जिसने न केवल रातों रात एक नए प्रकार के आतंकवाद की कल्पना की, बल्कि कुछ युवाओं का आइकन भी बनने की घोषणा इस रिपोर्ट में कर दी। आप रिपोर्ट को बड़े ध्यान से देखिए। मैं जो भी आपको बता रहा हूँ उसकी रिपोर्टिंग भी आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से चीज़ें की जा रही है। और जब बुरहान वानी मारा गया दोस्तों, तो बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में ये बताने का काम किया कि कैसे कश्मीर के युवा एक बुरहान वानी के नक्शे कदम पर चलने को तैयार हैं। इस तरह की रिपोर्टिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के युवाओं का हीरो बनाने का काम किया गया। बुरहान वानी को जम्मू कश्मीर के युवाओं का हीरो बना दिया गया। अब तो मैं आपको एक ऐतिहासिक ट्वीट दिखाता हूं, बरखा दत्त का है, आज भी ऐतिहासिक है। क्यों? इसमें बुरहान वानी का परिचय स्कूल हेडमास्टर के बेटे के तौर पर दिया गया था। बड़ा ऐतिहासिक है दोस्तों। जैसे कहते हैं ना कि पैटर्न दिया जाता है, ये वही पैटर्न देने का काम किया गया। अब आपको मैं क्विंट का आर्टिकल दिखाता हूं, हेडर पढ़िए। बुरहान वानी क्रिकेट फैन, क्लास टॉपर टर्न कश्मीरी यूथ आइकन। आप समझ रहे हैं ना मैं आपको क्या बता रहा हूं, क्या दिखा रहा हूं। आप ये मत समझिए मैं बुरहान वानी की कहानी बता रहा हूं, मैं तो मीडिया की कहानी आपको बता रहा हूं। मीडिया के स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के उस नैरेटिव को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब बुरहान वानी जैसे आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सक्रिय थे, तो राज्य में पत्थरबाजी की बहुत घटनाएं होती थी। इन पत्थरबाजों को लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का जमकर साथ मिलता था। इन पत्थर मारने वाले युवाओं के लिए लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम अपने नैरेटिव में ये कहता था कि आप इन्हें पत्थरबाज नहीं कह सकते हैं। कहना मतलब इस बात को कहने में भी आपत्ति थे। ये तो भटके हुए युवा हैं, ये पत्थरबाज भटक गए हैं और तनाव और दबाव में ऐसा कर रहे हैं। और जब इन पत्थरबाजों पर पुलिस पैलेट गन का इस्तेमाल करती थी दोस्तों, तो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के मीडिया और सोशल मीडिया पर हल्ला मच जाता था। आप रिपोर्ट देख लीजिए किस तरीके की बातें लिखी जाती थी। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों और बुरहान वानी को हीरो की तरह पेश करने वाला मीडिया जम्मू कश्मीर के ही अलगाववादी नेता यासिन मलिक को भी किसी हीरो से कम नहीं समझता था। अब देखिए ना, प्रधानमंत्री ने ही उन्हें खुद मिलने के लिए बुलाया, लेकिन मेरी कहानी तो उसमें है नहीं, मैं तो मीडिया की कहानी बता रहा हूँ। तो आप देखिए, यूपीए शासनकाल के दौरान 2008 में इंडिया टुडे ने अपने कॉन्क्लेव में यासिन मलिक के विचारों को सुनने के लिए उसे बुलाया। यासिन मलिक को
यानी और इतना ही नहीं दोस्तों, यासिन मलिक ने जिस पाकिस्तानी लड़की से प्रेम विवाह किया है उसकी खूबसूरती के किस्से भी मीडिया में खूब प्रचारित किए जाते हैं। अब देखिए, माने जो व्यक्ति इस लेवल का, इस हद तक पहुंचा हुआ है, उसकी कहानियां हैं, उसकी वो तो खुद अपनी ज़ुबान से कई चीज़ें बोल चुका है, उसके आप कौन से रूप दिखाना चाहते हैं। और यासिन मलिक की यही वो प्रेमिका है दोस्तों, प्रेमिका की अब तो शादी हो गई है, जो भारत की सेना के खिलाफ विश्व मंच पर दुष्प्रचार करती है। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आज जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है, बिल्कुल सफाया हो चुका। आप मान सकते हैं इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं, पत्थरबाजों का सारा तनाव खत्म हो गया है, सारे युवा अपना अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यासिन मलिक जैसे नेता जो पत्थरबाजों के लिए पाकिस्तान से धन लाकर मुहैया कराते थे, अब वो उसी जुर्म में आजीवन कारावास की सजा भोग रहे हैं। लेकिन आखिर में दोस्तों, आपको लेफ्ट लिबरल सिस्टम का कभी कभी ये फंस जाता है, बड़े विचित्र परिस्थितियों में फंस जाता है। और इसका एक मज़ेदार उदाहरण आपको रवीश कुमार से समझ में आएगा। भारत में दक्षिण पंथ के खिलाफ एक तरफा एजेंडा चलाने वाले दानिश सिद्दीकी के बारे में आप भूले नहीं होंगे, याद है कि नहीं? दानिश सिद्दीकी, उसकी हत्या अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कर दी थी। हालांकि ये दुखद है। देखिए, हर पत्रकार बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इतनी कठिन परिस्थितियों में जाकर कोई रिपोर्टिंग करता है, लेकिन कहानी वो नहीं। कहानी ये है कि तालिबानियों ने उसकी हत्या कर दी, अफगानिस्तान में कर दी। वो भले ही भारत में एक तरफा एजेंडा चलाता, उससे कोई बात नहीं है, हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, लेकिन हत्या जघन्य थी। हत्या हो गई, उसकी निंदा भी होनी चाहिए। लेकिन रवीश कुमार ने तालिबान पर दोष नहीं दिया, उसका नाम ही नहीं लिया, आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि बंदूक से निकली गोली पर अपनी भड़ास निकाल दी। देखिए ना क्या लिखा है इसमें, बंदूक से निकली, मुझे पढ़कर बड़ी हंसी आ रही है, लेकिन ये बड़ा खतरनाक एजेंडा है। बंदूक से निकली उस गोली को 1000 लानतें भेज रहा हूं जिसने एक बहादुर की जिंदगी ले ली। तो ये इनकी पत्रकारिता का डबल स्टैंडर्ड है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम भारत के हितों के खिलाफ काम करने वाले लोगों का एक नया चेहरा इस देश के लोगों के सामने प्रस्तुत करता है। उसकी निगेटिविटी को पॉजिटिव चीज़ों में बदलकर प्रस्तुत करता है, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें एक एजेंडे के तौर पर फिट हो जाए, नैरेटिव के तौर पर फिट हो जाए। लेकिन मीडिया और भारत के दुश्मनों के बीच दशकों से चल रही जो सांठ-गांठ है ना, उसको 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने तोड़ दिया। और इस देश की जनता भी बखूबी समझ रही है दोस्तों। और यही वजह है कि उमर खालिद को लेकर जब ये प्रेम कहानी सामने आई तो लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर देखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बड़ी मेहनत से दोस्तों सारी कहानियाँ बिल्कुल एक नैरेटिव के तौर पर जो दूसरे तरफ के लोग प्रस्तुत करते हैं उसे मैं डिकोड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप अपना स्नेह यूँ ही बनाए रखिए, लोगों तक पहुँचाइए, चैनल का सब्सक्रिप्शन भी बढ़े ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।